Hello everyone, welcome to Shri Shri Vidyapeeth School. I hope you all are fine and safe in your houses. So this is the second part of the chapter which we were discussing named comparing quantities. तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका नाम है comparing quantities. तो इसमें हम आज इससे पहले हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर अप कर चुके हैं. So at first we have discussed about some basics like ratios, percentage and how to convert ratios into percentage, right? And we've also discussed about how to find increase and decrease percentage if cost of one product is given. And we have also discussed about finding discounts, right? So यहाँ तक हमने अब तक डिस्कस कर लिया है. ओके सो आज हम जो चैप्टर पॉइंट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में उसका नाम है प्राइस. अब प्राइस अगर हम जनरली किसी से पूछे तो वो क्या बोलेगा कि जो हम सामान किसी शॉप से खरीदते हैं तो उसका जो एक वैल्यू होता है उस प्रोडक्ट का, उसको हम मनी के थ्रू उसको एक्सचेंज करते हैं, राइट? सो प्राइस का मतलब क्या होता है? कोई प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं एंड उसका मनी वैल्यू है ना. सो यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो टॉपिक समझना जरूरी है वो है कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस समझना बहुत ही इजी है. सपोज आई एम अ रिटेलर ऑफ ए शू शॉप, राइट? मैं एक शू के शॉप का रिटेलर हूँ. मीन्स मैं शूज कस्टमर्स को बेचता हूँ, राइट? सो कस्टमर्स को बेचने के लिए मुझे भी कहीं से शूज खरीदने होंगे, राइट? सो सपोज मैं मैन्युफैक्चरर से शूज खरीदता हूँ. मीन्स जहाँ पर शूज मैन्युफैक्चर होते हैं मैं वहाँ से ही डायरेक्ट शूज खरीद लेता हूँ, या राइट? सो मैं जो इनिशियली जो मैं अपना जो सामान खरीद रहा हूँ उसका जो प्राइस होगा उसको ही हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, राइट? मीन्स जिस दाम में मैं सामान को खरीद रहा हूँ, राइट? इसको हम लोग सीपी भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म, राइट? तो रिटेलर जो है मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा और इसको हम लोग परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं क्योंकि इनिशियल तो हम परचेज ही कर रहे हैं ना सामान को, तो इट इज ऑल्सो नोन एज परचेज प्राइस. सिमिलरली परचेज का उल्टा क्या होता है? सेल, राइट? सो मैंने अब मैन्युफैक्चरर से शूज खरीद लिए, ओके? सो नाउ I need to sell this product to someone, right? So मैंने इसको कस्टमर को सेल कर दिया, राइट? सो मैंने जो शूज मैन्युफैक्चरर से खरीदे थे उसको मैंने कस्टमर को सेल कर दिया. तो जिस दाम में मैं वो कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम जिस प्राइस में शूज़ खरीदेंगे या कोई भी सामान खरीदेंगे उसको उसी दाम में बेचेंगे, राइट? जनरल सी बात है. तो जिस दाम में हम कस्टमर को सामान बेच रहे हैं उस प्राइस को बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस. या फिर एसपी, राइट? सो ये हो गया कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस का. कॉस्ट प्राइस मतलब जिस दाम में हम खरीदेंगे एंड सेलिंग प्राइस मतलब जिस दाम में हम बेचेंगे. तो अब एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने मैन्युफैक्चरर से, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं मैन्युफैक्चरर से 10 रुपीज़ का कोई शू परचेज कर रहा हूँ. आई नो दैट 10 रुपीज़ का शू आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, but I'm still taking it as an example, okay? So just imagine it as an example. So मैं
रिटेल मैन्युफैक्चरर से 10 रुपीज़ का शूज़ परचेज कर रहा हूँ, राइट। सो मेरा जो सीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना मैं खरीद रहा हूँ, तो कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 10 रुपीज़। अब सपोज अगर मैं जो कस्टमर को जब मैं सेल करूंगा वो सामान 10 रुपए का, सपोज मैं 15 रुपए में सेल कर रहा हूं। सो मैंने सामान खरीदा 10 रुपए का, लेकिन मैं बेच रहा हूं 15 रुपए में, मतलब मुझे क्या हो रहा है इसमें, सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, 15 है, राइट। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस, ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सो अगर मैं जितने में खरीद रहा हूँ और उससे अगर ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना में हम खरीद रहे हैं अगर उससे हम ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है। तो इस केस में हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, 5 रुपीज़, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, then we earn profit। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ऑल वी नो, राइट। प्रॉफिट मीन्स मुनाफा, है ना। सो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो उस केस में हमारा प्रॉफिट होता है। अब इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। सपोज मैंने रिटेलर से सामान खरीदा 10 रुपए का, राइट, एंड उसको सेल कर रहा हूं मैं 5 रुपए में, है ना। मैंने सामान खरीदा तो 10 रुपए का, लेकिन मैं बेच रहा हूँ 5 रुपए में। सो मुझे फिर भी 5 रुपए का ही डिफरेंस आ रहा है, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन वो 5 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, मेरा लॉस है या प्रॉफिट है, आप खुद ही सोचो। अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो एंड उसको 5 रुपए में बेचते हो तो मेरा उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑफ कोर्स लॉस होगा, क्योंकि मैं 10 रुपए का सामान खरीद रहा हूँ लेकिन बेच रहा हूँ 5 रुपए में आगे वाले को, है ना। सो we earn loss, right? So when selling price is lesser than the cost price, we earn loss, right? So ये बात ध्यान में रखना, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा प्रॉफिट से, कॉस्ट प्राइस से, तब हमारा उस केस में प्रॉफिट होगा, राइट। सिमिलरली सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो हमारा लॉस होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रिवॉल्व होते हुए आएंगे, राइट। एक और चीज है जो कि है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, मीन्स आउट ऑफ 100 मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। अगर मेरा 10 रुपीज में 5 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ होगा तो आउट ऑफ 100 मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हम इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट। सब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करने से हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। सिमिलरली लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सो दोनों केसेस में हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो बेस रहेगा, राइट। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो मतलब जो बेस रहता है उसको कई कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं और कई सेलिंग प्राइस, राइट। सो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉस परसेंटेज में भी हमारा सीपी सेम रहता है एंड प्रॉफिट पे भी हमारा सीपी सेम रहता है, राइट। सो इसी एग्जांपल को लेते हैं। सपोज हमारा कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज एंड हमारा सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो हमारा प्रॉफिट हुआ, राइट। प्रॉफिट कितना का हुआ, 5 रुपए का, राइट।
सो प्रॉफिट परसेंटेज अब मेरा कितना हुआ, सो 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस मीन्स 10 इंटू 100, सो 0 0 कट 5 10 50, तो मेरा 100 में से 50% का मुनाफा हुआ, राइट। सिमिलर अगर लॉस देखने जाए, अगर हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है 5 रुपीज का, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा हमारा लॉस, राइट। सो लॉस मीन्स 5 अपॉन CP मीन्स 10 इंटू 100, है ना। सो लॉस हमारा इस केस में हुआ था 50 रुपीज 50% का, एंड इस केस में लॉस हुआ था हमारा 50% का, राइट। सो इस तरह के एग्जांपल्स आपको बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस रिवॉल्व पे आपको आते रहेंगे। अगर एक बार आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। So now our next topic is compound interest. अब कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हमने पिछले क्लासेस में जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, थोड़ा उसे हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि सपोज हम बैंक से कोई एक लोन लेते हैं, सपोज 1000 रुपीज का हमने बैंक से लोन लिया, राइट। मीन्स लोन हम किस पर्पस के लिए लेते हैं, कुछ भी पर्पस के लिए हम लोन लेते हैं, राइट। सो बैंक ने मुझे 1000 रुपीज का लोन दिया, राइट। अब लोन तो वो ऐसे ही नहीं देगा किसी को, राइट, वो साथ में कुछ और भी अमाउंट चार्ज करेगा, राइट। सो वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है, सपोज 100 रुपीज, राइट। एंड सपोज करो आपने लोन 1 ईयर के लिए लिया, राइट। सो आपने 1 ईयर के लिए बैंक से लोन लिया 1000 रुपीज का। अब जरूरी नहीं है कि 1000 रुपीज का लोन ऐसे ही लेके सब कोई चल जाएंगे, राइट। सो बैंक उसमें जब आप रिटर्न करोगे वही अमाउंट, तो उसमें हम एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी ऐड करेंगे, राइट। सो लोन देने का मोटिव यही होता है कि जब हम किसी को लोन देते हैं तो रिटर्न में हमें क्या मिलता है, राइट। सो अब हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए, जैसे कि दिस, राइट। सो जितना अमाउंट हम बोरो करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। इट्स नॉट द स्कूल प्रिंसिपल, इट इज अनदर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स द अमाउंट विच वी यूज टू बोरो, CIPLE। प्रिंसिपल मतलब बोरोड मनी। मतलब जितना मनी हमने किसी बैंक से बोरो किया उसे ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल। मीन्स इस केस में हमने 1000 रुपीज बोरो किया है, राइट। हम 1000 रुपीज बोरो कर रहे हैं बैंक से, तो इस केस में हमारा हो जाएगा 1000 का, राइट। सिमिलरली हम इंटरेस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा मनी हम पे कर रहे हैं, राइट। जैसे इस केस में हम 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अब सी, मैंने तो यहाँ पर जनरली बोल दिया कि 100 रुपीज इस 1000 रुपीज का इंटरेस्ट है, लेकिन जनरली हम एक
इंटरेस्ट रेट होता है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट होता है हर बैंक का, जिसके अकॉर्डिंग वो मनी जो होता है वो देते हैं, राइट। तो उसे हम बोलते हैं, जिस रेट में वो जो हमारा मनी मीन्स इंटरेस्ट जो रेट में हम लोग देते हैं अमाउंट, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% या फिर 5% या फिर 10% या फिर 20% ऐसा होता है, राइट। सो हमारा जो ओरिजिनल मनी होता है, मीन्स जितना मनी हमने बोरो किया उसी के ऊपर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। जैसे अगर ये 1000 है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 5% है, तो 1000 इंटू 5/100 तभी हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। और हमारा अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है हमारा टोटल मनी वी पे बैक, राइट। जैसे इस केस में हमारा अमाउंट क्या है? 1000 प्लस कितना? 100, बिकॉज 100 इज द इंटरेस्ट। मीन्स कहने का मतलब अमाउंट का मतलब होता है P प्लस आई, मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1000 है एंड इंटरेस्ट अमाउंट है हमारा 100। सो टोटल हमने 1100 अमाउंट पे ऑफ करना है ना। सो ये तो हो गया हमारे बेसिक्स के बारे में, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये जो हमने पढ़ा ये है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जो कि हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम एक एक करके सब समझेंगे। सो सपोज हम कोई अमाउंट बोरो करते हैं बैंक से, सपोज 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज का हमने अमाउंट बोरो किया बैंक से, राइट। अगेन आई नो दैट कि 100 रुपीज़ का तो अमाउंट ऑफ बैंक से बोरो नहीं करते। आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन ईजी एग्जाम्पल, ताकि हमारा कैलकुलेशंस ईजी हो सके। आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ईजी है बहुत, राइट। सो सपोज हमने 100 रुपीज़ का अमाउंट बैंक से बोरो किया, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें हमारा 10% का, राइट। सो हमने 100 रुपीज़ बैंक से बोरो किया एंड उसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया कितना? 10% का, राइट। सो इसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रोसेस होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रोसेस होता है, दोनों डिफरेंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज हमने 3 साल के लिए मनी बोरो किया है, तो 3 साल बाद हमारा इंटरेस्ट ऐड होते होते वो हम लोग रिपे करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में, जैसे मान लो हम लोग 3 साल बाद इसको पे ऑफ करेंगे ना, तो फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट कितना लगेगा? 100 इंटू 10%। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपीज, राइट। लेकिन जो टोटल अमाउंट फर्स्ट ईयर में हमको पे करना था वो था 100 प्लस 10, राइट। बिकॉज हम फर्स्ट ईयर में अभी तो पे नहीं कर रहे, लेकिन वो ऐड तो
होता हुआ जाएगा ना। सर फर्स्ट ईयर में हमारा 110 हुआ इंटरेस्ट टोटल मनी, राइट। सपोज सेकेंड ईयर में हम लोग क्या करते हैं, सेम अमाउंट मतलब 100 रुपीज के ऊपर ही हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता है। जैसे सेकेंड ईयर में 100 का 10% मीन्स अगेन 10, सो 110 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 120, राइट। अगेन थर्ड ईयर में 100 into 10%, हंड्रेड का 10% मीन्स फिर से 10 रुपीज, राइट। सो 120 प्लस 10 इज 130, राइट। एंड सो ऑन चलता जाता है जब तक हमें पे करना है। तो हम थर्ड ईयर में कितना पे करेंगे, 130 रुपीज। क्यों पे करेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इतना लगा है। सो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो सेम रहता है, राइट। जैसे कि यहाँ भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, जैसे कि क्योंकि हम हर केस में 100 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर भी हमारा 10 है, यहाँ पर भी हमारा 10 है, यहाँ पर भी हमारा 10 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्रोसेस में हमारा सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर तक तो हमारा सेम रहता है। जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, 100 into 10%, राइट। मीन्स 10 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट हुआ और पे कितना करना है, 100 प्लस 10 मीन्स 110। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में पे ऑफ करेंगे, मीन्स जब हम सेकेंड ईयर में हम जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो हम 100 पे नहीं करेंगे, वो हम 110 पे करेंगे, राइट। सो 110 पे हम जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो कितना होगा, 110 अपॉन 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो मीन्स हमारा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, मीन्स 11 हो गया, है ना। सो 100 और जो हमारा टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, 110 प्लस 11 मतलब 121, राइट। अब जब नेक्स्ट ईयर में हम चार्ज करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट ये इंटू 10%, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। वो किस में होता है, हमारा जो अमाउंट रहता है ना। फर्स्ट ईयर के बाद से जो अमाउंट रहता है उसमें हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता है, राइट। सो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब मान लो हमारा 10 इयर्स के लिए ऐसे मीन्स हमारा ऐसे 100 रुपीज़ का ऐसे दिया गया है एंड आपको 10 इयर्स तक का देना है। तो आप 10 इयर्स तक थोड़ी ना करने जाओगे क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, CI means compound interest is equals to principal bracket 1 plus R upon 100 bracket close. CI equals to P bracket open 1 plus R upon 100 bracket close and यहाँ पर N to the power N, right? So ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सो इसमें CI का मतलब क्या होता है,
कंपाउंड इंटरेस्ट, जस्ट शोइंग इट हियर। CI का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। P का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल प्रिंसिपल। जैसे इस केस में हमारा प्रिंसिपल कितना अमाउंट होगा? 100 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज ही हमारा लोन लिया था मैंने बैंक से, तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब R है हमारा व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा R, एंड N का मतलब होता है जितने टाइम के लिए हम मनी बोरो कर रहे हैं। राइट, सो ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे कि इतना मनी हमने बोरो किया है, एंड इसमें एक केस होता है हाफ ईयरली एंड फुल ईयर का। हाफ ईयरली के केस में हमारा फॉर्मूला पूरा सेम रहता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो हाफ ईयरली के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2n डाल देते हैं, राइट? एंड फुल ईयरली का तो सेम ही रहेगा, लेकिन हाफ ईयरली के केस में हमसे यहाँ पर एक 2 डाल देंगे, मींस 2n, राइट? सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एंड आपको इस तरह का फॉर्मूला पुटअप, ये फॉर्मूला पुटअप करके आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें फाइंड आउट करने के। जैसे कभी मान लो प्रिंसिपल दिया है, रेट कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया है, एंड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको निकालनी पड़ सकती है, राइट? सो इस तरह से आप इनको करना, राइट? सो दिस वाज अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स को जो है कवर अप कर लिया है। अब आप जब एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको बहुत इजी लगेंगे। Now it's time for some homework. No, so as a homework I would give you exercise 8.3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। तो ये क्वेश्चंस आप करके रखना, एंड ये क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। सो ये क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिएगा, एंड इफ़ यू गॉट एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, यू मे डिमांड फॉर इट। आपके डिमांड में उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट चैप्टर। अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।